बात है 1983 की। उस साल जो सनी देओल है उनका करियर स्टार्ट होता है अपनी फिल्म बेताब से। और इस फिल्म की सबसे खास बात ये थी कि ये पूरी की पूरी फिल्म कश्मीर में शूट की गई थी, पहलगाम वैली में। और ये एक बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट रही और इसने जो इमेज थी कश्मीर की वो पूरी तरीके से चेंज कर दी। तो वहाँ के लोगों को इसका इतना फ़ायदा हुआ और इस फिल्म को इतना प्यार करा कि जिस वैली में इसको शूट किया गया था उसका नाम चेंज करके बेताब वैली कर दिया। बट 22 अप्रैल 2025 को एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जिसके बारे में मैं अभी भी पढ़ता हूँ तो मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस दिन इंडियन आर्मी की ड्रेस में 4 से 5 लोग आते हैं एंड सबको लगता है कि वो इंडियन आर्मी की तरफ से है और वो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उस टाइम पे वहाँ पे ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार लोग मौजूद थे एंड वो अपनी वेकेशंस को एंजॉय करने आए थे पूरी इंडिया से। बट क्या होता है कि जो वो 4 से 5 जो इंडियन आर्मी की वर्दी में थे वो आतंकवादी थे, वो लोगों को इकट्ठा करते हैं एंड उनको सेग्रीगेट करते हैं। फिर एक एक करके सबसे आईडी कार्ड मांगते हैं ये चेक करने के लिए कि वो किस फेथ का है। जब उनको उनसे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो वो उनको कलमा पढ़ने के लिए बोलते हैं और जब उनको उससे भी किसी से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो वो उनको अपने कपड़े उतरवाने के लिए कहते हैं ताकि वो जो इंसेशन होती है ह्यूमन बॉडी में उसको चेक करा जा सके। एंड जब वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एक हिंदू फेथ का है तो उसके सर पे बंदूक रख के पॉइंट ब्लैंक गोली चला देते हैं। इसी इंसिडेंट में एक बहुत ही खतरनाक जो मुझे बात बहुत ही ज़्यादा दिल पे लगी वो ये था कि एक वाइफ जो अपने हस्बैंड को देखती है सामने गोली लगते हुए तो वो उन आतंकवादियों को कहती है कि प्लीज़ मुझे गोली मार दो पर मुझे ज़िंदा मत छोड़ो। तो प्लट में जो आतंकवादी थे एंड जहाँ तक अभी इनका पता लगा कि वो पाकिस्तानी थे तो वो ये कहते हैं कि हम तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि तुम जो मोदी है उनको जाके बताओ कि हमने क्या करा है। और ये इतना हॉरिफिक इंसिडेंट था कि आतंकवादियों ने इस टाइम सिक्योरिटी पर्सनल्स को छोड़ के जो अनआर्म्ड सिविलियन है, महिला है, बच्चे हैं, आम आदमी हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उन पे गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। एंड एज ऑफ नाउ जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे जो 28 कंफर्म डेड घोषित करे जा चुके हैं जिसमें से एक नेपाल का सिटीजन भी शामिल है। इतने टाइम तक जो पीस का जो हमें बताया जा रहा था कि कश्मीर काफी चेंज हो गया है तो ये अचानक ये कैसे हो गया, सिक्योरिटी फेलियर कैसे हो गया इंडिया की तरफ से। तो इसके लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा एंड बात है सन 2019 की। मुझे आज भी याद है कि अगस्त का महीना था एंड जब हमारे होम मिनिस्टर जब खड़े हुए थे पार्लियामेंट में ये अनाउंस करने के लिए कि हम आर्टिकल 370 को हटा रहे हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था उन फैमिलीज के लिए एंड उन पार्टीज के लिए जो काफी साल से राज कर रही थी जम्मू एंड कश्मीर में एंड उनको काफी ज्यादा प्रिविलेज भी मिल रही थी। बट इसने पूरे स्टेटस को चेंज कर दिया एंड उनका जितना भी आप ये कह लीजिए कि जो पर्क्स थे एंड जो एडवांटेज था वो सारा छिन गया। तो उन्होंने एक ऐलान करा जिसे आप ये कह सकते हैं एक ऐलान जंग था कि जो कश्मीर है इस 370 के हटने के बाद ब्लीड करेगी एंड बहुत ज़्यादा खून खराब होएगा और ऐसे इमेज पोर्ट्रे करी गई कि हो सकता है कि कश्मीर भारत से टूट जाए पूरी तरीके से। बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमने देखा कि जो टूरिज्म है उसमें बहुत ज़्यादा उछाल आ गया एंड करोड़ों का जो बिजनेस था वहाँ पे लोग आराम से कमाने लग गए इंडिया के जो ऑल ओवर टूरिस्ट थे वहाँ पे आके। ऑल ओवर द इंडिया जितने भी टूरिस्ट थे जब वहाँ कश्मीर में जाते थे तो वहाँ की इकोनॉमी और भी ज़्यादा बूम हो गई एंड जितनी भी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज थी वो इस चीज़ को देख रही थी कि यहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करा जा सके स्पेशली टूरिज्म को लेके, क्योंकि जो कश्मीर है वो टूरिज्म को लेके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हब है इंडिया के लिए। एंड रही सही कसर इस बात से भी पूरी होगी कि जब आर्म्ड फोर्सेस की या पैरामिलिट्री की जब भी भर्तियाँ होती थी तो ये बताया जाता था कि वहाँ का जो यूथ है वो कभी इंटरेस्ट नहीं होगा। बट वहाँ पे उल्टा हुआ, वो जाके भर्ती में भी सिलेक्ट होने लगे और एग्जाम्स भी निकालने लगे। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन थी कश्मीर की पूरी तरीके से वो स्मूथली चल रही थी। बट कुछ लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा खटकी एंड वो इसी ताक में बैठे थे कि किसी तरीके से जो ये पीसफुल प्रोसेस चल रहा है और जिस तरीके से अच्छी तरीके से इंटीग्रेशन हो रही है और वहाँ के लोग भी रिबेल नहीं कर रहे तो किसी तरीके से को डिस्टर्ब करा जाए। उसमें जो सबसे बड़ा हाथ था वो निकल कर आ रहा था लश्कर तैयबा का। तो देखिए ये एक बहुत ही बड़ा टेरर ऑर्गेनाइजेशन है एंड जब इसका नाम लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट सारे इसको मान लेते कि ये एक आतंकवादी संगठन है तो उस पर कई बैन भी लग चुके हैं। तो उसने अपनी थोड़ी सी स्कीम लगाई एंड अपने नाम की थोड़ी रीब्रांडिंग करके एक सब्सिडरी कह लीजिए कि एक अलग ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने द रेजिस्टेंस फ्रंट। एंड उनका मकसद ये था कि जो ये 370 हटाया गया है इसको किसी तरीके से वापस लेकर आया जा सके एंड अगर हो पाए किसी तरीके से कश्मीर को भारत से सो कॉल्ड आजाद करा जा सके। और इन्होंने कई तरह के जो प्रोपेगेंडा है या डर है वो फैलाना स्टार्ट करा एंड जिसमें जो सबसे बड़ा मेन हथियार उन्होंने बनाया वो ये था कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो किसी तरीके से
कश्मीर की पूरी डेमोग्राफी को चेंज करना चाहती है। वहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं उनको हटा के हिंदू फेथ के लोगों को लाना चाहती है। अगर मैं आपको सच बताऊँ तो जो डेमोग्राफी है कश्मीर की वो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है एंड वो हो गई थी 1980 में, जब कश्मीरी पंडित वहाँ पे जो रहते थे उनको वहाँ से फोर्सफुली भगाया गया, उनको मारा गया और उनकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। सो एक टाइम पे जो उनकी पॉपुलेशन 5% होती थी वो अब घट के 0.5% हो गई है। सो ये जो नरेटिव बुना जा रहा है इसको जस्टिफिकेशन देने के लिए कि ये जो महिलाओं पे बच्चों पे गोली चलाना जायज़ है, तो ये पूरी तरीके से अपने आप में ही सेल्फ डिफीटिंग है। सो जो ये पूरा टेरर अटैक हुआ है ये कोई एक रैंडम एक्ट ऑफ इवेंट नहीं है कि उनके मन में आया तो उन्होंने कर दिया। सो इसके बारे में मैंने जब थोड़ी सी डीप रिसर्च करी तो उसमें काफ़ी जो इंटरेस्टिंग थिंग्स है वो निकल कर आ रही है एंड जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है टाइमिंग का और जगह का। सो जब ये टेरर अटैक हुआ था इंडिया में तो उस टाइम पे जो सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन है हमारे जो पीएम है नरेंद्र सिंह मोदी, वो इंडिया में थे ही नहीं। वो एक्चुअली उस टाइम पे यूएई की विजिट पे थे फॉर डिप्लोमेटिक रीजंस एंड वो कुछ ट्रीटीज को भी साइन करने वाले थे एंड उनकी एक अच्छी स्पीच भी थी। एंड इंडिया का जो डिप्लोमेटिक क्लाउड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इस टाइम पे, और जो पाकिस्तान को जिस बात की जलन थी कि जो जितने भी अरब नेशंस है वो बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करेंगे बिकॉज दे आर ऑल्सो फ्रॉम द इस्लाम फेथ कि वो कश्मीर के मुद्दे को उठाएं, तो उन्होंने सीधा डिक्लाइन कर दिया था एंड चीज़ें काफ़ी बढ़िया भी चल रही थी। बट जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी एंड जो हैंडलर्स थे उन्होंने जब ये चीज़ नोटिस करी कि जो इंडिया के पीएम है वो देश से बाहर है, तभी इन्होंने इसको अंजाम दिया। एंड जो ये जगह है फलगाम वैली, ये एक आप कह लीजिए कि कल्चरली एंड इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब इसकी शूटिंग करी गई थी तो ये जगह इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी फलगाम वैली में, फलगाम वैली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि इसको एक निकनेम दिया गया कि ये स्विट्जरलैंड है इंडिया का। एंड जब मैंने इसकी पिक्चरें देखी है, वीडियोस देखी है, तो एंड ऑफ कोर्स यस आई कैन कंफर्म दैट कि ये बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल प्लेस है किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। और इसका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस ये है कि जितने भी हिंदू फेथ के लोग हैं जब वो अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं तो फलगाम उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिससे वो अपनी अमरनाथ यात्रा स्टार्ट करते हैं। सो जो टेररिस्ट थे उन्होंने इसी जगह को इसलिए चुना ताकि वो एक मैसेज सेंड कर पाए कि कश्मीर हमेशा उबलता रहेगा, कश्मीर में हमेशा खून चलता ही रहेगा, और अगर आप में दम है तो आप हमें रोक के दिखा लीजिए। तो इसका इतना बड़ा सेटबैक है पूरे इंसिडेंट का कि इंडिया ने जितने भी 5-6 साल में मेहनत की थी आर्टिकल 370 हटाने के बाद, वो आप कह लीजिए वापस जीरो पर हो गई है। और अब ये परसेप्शन लगाई जा रही है पूरी इंडिया में कि जो कश्मीर है वो अनसेफ है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एंड आम आदमी के लिए भी जिसकी कोई गलती नहीं है, बस उसका गुनाह ये है कि वो अपना एक अच्छा टाइम बिताने के लिए फैमिली के साथ कश्मीर जा रहा है जहाँ पे वो भी सेफ नहीं है। सो देखिए जितने भी पास्ट में टेरर इंसिडेंट हुआ है तो 2014 के बाद जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने उसका बाकायदा रिस्पॉन्ड भी करा है और बदला भी लिया है, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर उरी सर्जिकल स्ट्राइक। तो इसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब इंडिया कहीं ना कहीं एक मिलिट्री एक्शन भी लेगा, और इस बात का इतना ज़्यादा खौफ था कि पाकिस्तान ने जितनी भी अपनी मिलिट्री डिप्लॉय की थी, खासकर जो मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो में कवर करा था बलूचिस्तान के टाइम पे, तो वहाँ पे उनकी जितने भी मिलिट्री एसेट्स है, एयरक्राफ्ट है, हवाई जहाज़ है, वो सारे अब उन्होंने वापस नॉर्थ में ले गए कश्मीर की वैली की तरफ, ताकि जो वॉर है उसके लिए वो प्रिपेयर हो पाए। बट आप कह लीजिए कि इंडिया ने इस बार अपना एक ही बहुत तगड़ा एक डिप्लोमेटिक मूव चलाया है एंड इसमें एक के बाद एक धड़ाधड़ कई सारे स्टेप लिए गए हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप जिसकी बात हो रही है वो है इंडस वाटर ट्रीटी की। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि जितनी भी नदियां जाती है कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ, तो इंडिया ने और पाकिस्तान ने एक डील रखी थी वर्ल्ड बैंक के थ्रू कि जितनी जो 3 नदियां होंगी झेलम चेनाब रावी, उसका जो 80% वाटर है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और इंडिया उसको किसी तरीके से उसमें बांध नहीं बनाएगा, क्योंकि वो एक आप कह लीजिए कि एक लाइफ लाइन है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का। और ये इतनी सक्सेसफुल ट्रीटी है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में 3 जंग हो चुकी थी, बट इंडिया ने कभी भी इस ट्रीटी को रिवोक नहीं करा, कभी ख़त्म नहीं करा। बट जो ये इंसिडेंट था, अनआर्म्ड सिविलियंस, अनआर्म्ड वुमेन, बच्चे, महिलाएं, इन पे गोलियां चलाना, आप कह लीजिए कि ये लड़ाई के दायरे से काफ़ी ज़्यादा बाहर आता है। और इतना बड़ा हॉरिफिक इंसिडेंट करने के लिए भी आप सोच सकते हैं कि किस तरह की आपकी सोच होनी चाहिए, किस तरह का आपकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि आप जस्टिफाई कर सके कि आप बच्चों पर भी गोलियां चला रहे हैं। तो ये एक वेलकम मूव था, एक सरप्राइजिंग मूव था। और जितनी भी
नदियों का पानी इंडिया से होते हुए पाकिस्तान को जा रहा था, झेलम चेनाब रावी का, अब वो कहीं ना कहीं इंडिया, आप कह लीजिए कि इसको एक तरीके से रोक भी सकता है और अपनी तरफ डाइवर्ट भी कर सकता है जहाँ पे इसकी ज्यादा जरूरत है। तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये मूव ज्यादा कारगर नहीं है या काफी ज्यादा मतलब कह लीजिए इफेक्टिव नहीं है, हमें एक मिलिट्री एक्शन चाहिए और किसी तरीके से आप कह लीजिए कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। सो इस पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये एक आप कह लीजिए फाइनल नेल इन द कॉफिन है, और मैं बताता हूँ क्यों। तो देखिए, जितना भी ये पानी जाता है ना पाकिस्तान में इंडस के थ्रू होते हुए और बाकी नदी के होते हुए, तो ऑफ कोर्स कैनाल्स भी बनाया गया है, बट इसमें भी आप कह लीजिए कि इस्लामिक कंट्री होते हुए भी जो ये पानी है इसमें भी एक तरह का एक जातिवाद है, एक तरह का सोशल स्टेटस है कि किसको कितना पानी मिलेगा। सो जैसी एक कनाल स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग का जितना भी एरिया होता है वो होता है वेल्दी इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास, या फिर जो बड़ी कास्ट के लोग रह चुके हैं इस्लाम में बहुत पहले, तो अपने पास रखते हैं। और जितने भी गरीब मुसलमान होते हैं उनको जो ये पानी है वो बिल्कुल एंड में जाके मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सड़ चुका होता है, क्योंकि पानी वहाँ पे ठहर जाता है एक तरीके से और वहाँ पे इरिगेशन नहीं हो पाती। तो आप ये कह लीजिए कि इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी पाकिस्तान इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाता। बट ऑन द अदर हैंड, अगर इंडिया इसको पूरी तरीके से रोक देता है या खत्म कर देता है ट्रीटी को, तो जो ये पानी है ऑलरेडी काफी कम तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, ये पूरी जो एग्रीकल्चर है उसको डेवस्टेट कर देगा। वहाँ पे अनाज की जो फसलें वो भी कम होगी। वहाँ पे जब अनाज की फसलें कम होगी तो वहाँ पे आप कह लीजिए भूखमरी का भी खतरा हो सकता है। जितने इनोसेंट्स लोग हमारे इस टेरर अटैक में मारे गए थे उससे कई 100 गुना ज्यादा पाकिस्तान में बिना एक गोली चलाए मारे जा सकते हैं विदाउट एनी नीड ऑफ मिलिट्री एक्शन, जिसमें काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ट्रूप्स की लाइफ का, जो हमारे सैनिक है उनकी लाइफ्स का, कॉस्ट का एंड अदर फैक्टर्स जो उसमें इंक्लूड होते हैं। पर जो ये रिटेलिएशन करा गया है इंडस वाटर ट्रीटी का, ये थोड़ा सा पेचीदा है, जिसको जो हमारी मीडिया है उसने थोड़ा सा आप ये कह लीजिए मिसलीड करा है। तो देखिए, जब ये ट्रीटी साइन करी गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दो देशों के बीच में, तो उसमें क्लॉज ये था कि इसको हम परमानेंटली बैन नहीं कर सकते। सो जो ये टर्म है कि हमने इसको सस्पेंड करा है, तो देखिए सस्पेंशन का और रिवोक में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो सस्पेंशन हमने अभी करा है वो एक टेम्परेरी नेचर का है, जो रिवोक होता है वो होता है परमानेंट नेचर का। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम उसको परमानेंटली रिवोक कर देते, खत्म कर देते, तो उसके कई सारे और भी ज़्यादा इम्प्लीकेशन होते हैं। इसमें कई सारी डिप्लोमेटिक आप कह लीजिए कॉम्प्लिकेशन थी कि जिसने हमसे साइन करवाई थी हमें वहाँ पे भी जवाबदेही करनी पड़ती, और इसका जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर निकलता। जो ये टेम्परेरी सस्पेंड करी गई है, आप कह लीजिए कि एक वेपन की तरह है। ये अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं कि हमने पाकिस्तान के सर पे बंदूक तान दी है और हमारा बस ट्रिगर पे हाथ है और कभी भी दबा सकता है, तो उससे हम पाकिस्तान को मजबूर कर सकते हैं कि इसके पीछे जो भी रिस्पॉन्सिबल है पहले तो उसको हवाले करा जाए, और जितना भी उनका ये टेरर का प्रोग्राम चलता है, लॉन्च पैड चलते हैं, उसको किसी तरीके से सस्पेंड करा जाए। एंड आई नो डीप इन माई हार्ट कि पाकिस्तान से कभी भी बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि उसका वजूद ही इस पूरी चीज़ को लेकर है। सो देखिए, जो ये टेरर अटैक हुआ है फलगाम में, इसके बहुत बड़े लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होने वाले हैं खासकर इंडिया को, और इसी इंसिडेंट के बाद से जितने भी टूरिस्ट है वो वहाँ से उन्होंने निकलना स्टार्ट कर दिया है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये भी सुनने में आ रहा है कि जितने भी यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज है, जितने भी बसेज है, उन्होंने अपनी जो सर्विसेज है वो फ्री कर दी है, ताकि वहाँ के जो टूरिस्ट है वो एज सुन एज पॉसिबल वहाँ से निकल सके। बट इस पूरे इंसिडेंट में जो सबसे बड़ी दुख की बात है वो ये है कि जो टेररिस्ट आए थे करने के लिए वो उसमें कामयाब हो चुके हैं, वो दे आर वेरी सक्सेसफुल। क्योंकि अब क्या होने वाला है कि ये दोनों कंट्रीज को एक तरीके से कह लीजिए जंग के मुहाने पे ले जाएगा। जो कश्मीर की इकोनॉमी बूम करी थी खासकर टूरिज्म को लेके, वहाँ पे लोगों के पास पैसा भी आ रहा था, तो अब क्या होगा कि जितने भी ऑल ओवर द इंडिया लोग टूरिस्ट है वो वहाँ पे जाना अवॉइड ही करेंगे ऑल टुगेदर, और जितनी भी वहाँ पे शॉप्स थी, इकोनॉमी चल रही थी, दुकानें चल रही थी लोगों की, वो धीरे धीरे करके ठप हो जाएगी। टेररिज्म का एक बेसिक फंडा ये होता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा थ्राइव करता है, एंड वहाँ पे जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, यूथ होंगे, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे, एंड जब वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो उनको जो कट्टर आइडियोलॉजी होती है इस्लाम की, जो पाकिस्तान से आती है बार बार, तो वो उसको और रेडिकलाइज करेंगे, एंड एक आप कह लीजिए कि एक ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा टेररिस्ट के लिए, एंड वहाँ से और भी बहुत ज़्यादा टेररिस्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया इसको काउंटर भी कर सकता है और ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय करके और ज़्यादा अपने एसेट्स को डिप्लॉय करके, तो देखिए हर चीज़ दुनिया में फ्री नहीं होती है। जब 2001 का पार्लियामेंट अटैक हुआ था
तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक डिमांड आई थी रिटेलिएशन की, एंड इंडिया ने ऑलमोस्ट तैयारी कर ली थी। जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आया था कि इंडिया ने जो डिप्लॉयमेंट की थी ट्रूप्स की, हथियारों की, ऑल्दो जंग तो स्टार्ट नहीं हुई थी, इस पूरे इंसिडेंट में खर्चा बैठ गया था भारत सरकार का 10,000 करोड़ रुपए का, एंड में कुछ निकल के भी नहीं आया। तो हमें ये एक माइन्यूट चीज बताती है कि जब जब ये टेरर इंसिडेंट होते हैं तो इंडिया को ऑफ कोर्स रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, बट जो ये रिस्पॉन्स होता है ये काफी ज्यादा कॉस्टली बैठता है इंडिया को। और जो एक बात बोली जाती है कि टेररिस्ट को 100 में से बस एक बार सक्सेसफुल रहना पड़ता है, बट जो इंडिया के सिक्योरिटीज फोर्सेज है, इंडिया के जो आर्म फोर्सेज है, उनको 100 में से 100 बार सक्सेसफुल रहना पड़ता है। बट अगर वो किसी एक में भी चूक जाते हैं तो जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा निकल कर आती है इंडिया के लिए। सो इस केस में जो टेररिस्ट है उनके लिए पूरी तरीके से विन विन हो रखा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इंडिया को डिवाइड कर सकता है, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम कम्युनिटी है इंडिया में, और जो ये दरार है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। सो देखिए, जब मैंने ये बुक पढ़ी थी निकोलो माकियावेली की, द प्रिंस, ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा बदनाम बुक है, एंड एक टाइम पे इस बुक को रखने के लिए सर को दर्जा कर दिया जाता था। तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा एक आप कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर था जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हिट करा, और मैं इसको किसी तरीके से इस इंसिडेंट के बाद रिलेट कर पाऊँगा। और वो ये है कि जितने भी इंडिपेंडेंट नेशंस होते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, उनको जब कोई दूसरी बाहर की ताकत आप कह लीजिए अपने अधीन कर लेती है, कॉन्कर कर लेती है, तो जो वो एक आज़ादी की जो आप कह लीजिए एक याद होती है, एक मेमोरी होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। आप चाहे भले ही वहाँ पे लोगों को रोज़गार दो, चाहे आप वहाँ पे भले ही लोगों की ज़िंदगी सुधारो जो कि पास्ट में और भी बहुत ज़्यादा खराब थी, वो कभी भी मैटर नहीं करती। और जब उनको चांस लगता है या जब भी वो देखते हैं कि जो बड़ी पावर है या जो बड़ा स्टेट है वो कमज़ोर पड़ता है, तो वो हमेशा रिबेल करते ही करता है। और इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया था वो रोमन एम्पायर का दिया गया था कि उन्होंने जब जो बड़े बड़े शहर थे, जैसे कार्थेज हो गया, या 2-3 बड़े बड़े शहर थे जो कि पहले इंडिपेंडेंट होते थे, अपने आप गवर्न करते थे अपने आप को, तो जब उनको रोमन एम्पायर ने कब्जा करा और वहाँ पे लोग सिटीजन्स की क्या कह लीजिए कंडीशन भी इम्प्रूव करी, तो उन्होंने उसको एक धोखे में रिपे करा और वहाँ पे बगावत कर दी। एंड इन दी एंड जो रोमन एम्पायर था उसको जितने भी शहर थे उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करना पड़ा, वहाँ पे जो पूरी पॉपुलेशन थी उनको ख़त्म करना पड़ा, तब जाके उस शहर को वो आराम से होल्ड कर पाए बिना किसी रिबेलियन के। जो ये प्रिंसिपल था ये काम करता हुआ आ रहा था, बट ये प्रिंसिपल चेंज हुआ इंडिया के पार्टीशन के बाद से। देखिए, अगर आपको याद हो तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जब उन्होंने तलवार की नोक पे जितने भी प्रिंसली स्टेट्स होते थे जो अपने आप को एक तरीके से गवर्न करते थे, उनको इकट्ठा करा। इस टाइम पे जो एक इम्पॉसिबल चीज़ ये थी कि उन्होंने बगावत नहीं करी। ऑल्दो ऑपरेशन पोलो भी चला था, हैदराबाद का जो निज़ाम थे उन्होंने रिबेल करा था, बट उसको किसी तरीके से काबू भी करा, एंड वो पूरी तरीके से इंडिया में इंटीग्रेट हो गया, एंड उसके बाद से कोई भी एक रिबेलियन नहीं हुआ इंडिया में। और इसी बात का डर पाकिस्तान, खासकर उनकी जो एजेंसी ISI को भी था कि अगर इंडिया ये इम्पॉसिबल कर सकता है, जो कि एक सीक्रेट फॉर्मूला है, मुझे भी नहीं पता कि भारत सरकार ने कैसे अचीव करा, एंड ये एक केस स्टडी भी बनता है पूरी जितनी भी मिलिट्री अकेडमीज होती है पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान को इसी बात का डर था कि कश्मीर की जो नॉर्मेसी जो अभी आई है, जहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ रहा है, वहाँ पे रोजगार भी बढ़ रहा है, वहाँ पे एजुकेशन भी आ रही है, वहाँ पे लोग खुश भी है, तो वो उनको पच नहीं रही थी। और जो ये इंसिडेंट है ये एक इकलौता इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी जो सन 2000 में हुआ था अमरनाथ यात्रा के टाइम पे, वहाँ पे भी टेररिस्ट ने सेम तरीके से इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के मासूम लोगों पे, महिलाओं पे और बच्चों पे गोलियां चलाई थी। और 2003 में भी जो लाल चौक होता था, वहाँ पे भी जो एयरफोर्स के जो पर्सनल थे, उनकी जब फैमिली शॉपिंग के लिए निकली थी तो उनको भी ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था, क्योंकि उनकी गलती ये थी कि जो उनके हस्बैंड्स थे वो एयरफोर्स में थे। सो देखिए, इन दी एंड ये वीडियो किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं है, जैसा कि इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन है कि जितने भी टेररिस्ट है वो सारे इस्लाम फेथ के ही क्यों होते हैं। बल्कि यहाँ पे मैं थोड़ा डिफर करना चाहूँगा कि देखिए, जो रेडिकलाइजेशन है, जो ये टेररिज्म है, इसका किसी धर्म, किसी फेथ से कोई नाता नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का टूल होता है जिसको जो फॉरेन पावर है वो इस्तेमाल करती है दूसरी कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने के लिए। एंड जो उसकी सबसे खास बात ये होती है कि ये काफ़ी चीप, काफ़ी सस्ती होती है कंपेयर टू कि आप एक आर्मी को रेस करो और वो आर्मी जाके किसी दूसरे देश में जाके लड़े। बट ऑन द अदर हैंड, आप कुछ अनसेटिस्फाइड लोग हैं किसी दूसरी कंट्री में, आप उनको रेडिकलाइज करो, उनको पैसा भी दो और उनको गोला बारूद भी दो, तो वो ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं कंपेयर टू कि एक आर्मी वहाँ पे जाए और वहाँ पे जाके हार जाए। जितने भी लोग इसको एक इस्लाम या मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ रहे हैं कि अगर वहाँ पे कश्मीर के लोग कर सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी मुस्लिम फेथ के लोग हैं ऑल ओवर द इंडिया
वो भी कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजी रख रहे हैं एंड ये भी देखने में आ रहा है कि उनको इसी चीज की वजह से टारगेट भी करा जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा टाइम में पीछे ले जाऊंगा 1983 के आसपास, जब सिख खालिस्तान मूवमेंट चला था एंड इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड था वो पाकिस्तान था। उन्होंने किसी तरीके से आग लगाई ये बता के कि जो सिख कम्युनिटी है वो इंडिया में रह के सेटिस्फाइड नहीं है और वो किसी तरीके से आज़ाद होना चाहता है। तो उन्होंने उसको पूरी मूवमेंट को सपोर्ट भी करा, गोला बारूद हथियार भी लेकर आए और जो पर्सनैलिटी थी भिंडरे उसको पूरी तरीके से आर्म करा ताकि वो इंडिया की गवर्नमेंट के साथ लड़ाई कर पाए। और उसके भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुए एंड यहाँ तक भी देखने में आया कि जो आर्मी थी वो भी ऑलमोस्ट डिवाइड होते होते रह गई थी। तो अगर मैं आपको नटशेल में बताऊँ कि इंडिया में कोई भी कम्युनिटी अगर डिससेटिस्फाइड होगी तो पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद होएगा उनके हाथ में बंदूक थमाने के लिए। इट्स दैट सिंपल। और जैसे जैसे इस पूरे इंसिडेंट की जितनी भी आगे जो भी डेवलपमेंट होएगी मैं उसको भी कवर करता रहूंगा। इस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है या मेरे से कोई चीज़ मिस होगी तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।